दोस्तों हमारे देश में घर बनाना बहुत ही कठिन चीज़ है। क्योंकि दोस्तों जब हम अपना पूरा पैसे का इंतज़ाम कर लेते हैं, घर बनाने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन जब हम घर का काम स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे तरह-तरह के लोग आइडिया देते हैं, तरह-तरह के हमें ठेकेदार से मिलना पड़ता है और तरह तरीके के वहाँ पे ठेकेदार जो है नए-नए सुझाव देते हैं, जो कि हमें बहुत ठेकेदार ऐसे भी होते हैं कि हमें मूर्ख भी बनाते हैं। हमारे कामों में ही हमें बाद में पछतावा होने लगता है कि काश हम दूसरा ठेकेदार देख लेते। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 8 से 10 इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जो कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका तो पैसा बचेगा ही घर बनाने में, आपका काफ़ी नुकसान होने से आप बच जाएँगे, साथ में आपका घर की मजबूती भी बढ़ेगी। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको घर का काम शुरू करने से पहले ठेकेदार के साथ जो एग्रीमेंट बनाना है, उसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। वो 2 कौन-सी बातें हैं, वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जब भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँ, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों विथ मटेरियल जब हम किसी ठेकेदार को काम दे देते हैं और ठेकेदार को हम चुन भी लेते हैं कि ये ठेकेदार मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे घर को अच्छा बनाएगा, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वही ठेकेदार आपको तरह तरीके का नए नए आइडिया देता है। वो ये चाहता है कि इसमें से मेरा कैसे मटेरियल बच जाए, कैसे लेबर का खर्चा बच जाए, जिससे कि उसके पैसे की बचत हो जाए। सबसे पहले होता क्या है, देखिए जब आप एक आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवा के ले आते हैं, डिज़ाइन बनवा के ले आते हैं, आर्किटेक्ट अपने हिसाब से क्या करता है कि पूरे लोड का कैलकुलेशन करता है। वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से कांटेक्ट में आकर फिर उनसे आपका कॉलम का, फुटिंग का गहराई कितनी होगी, फुटिंग का सरिया कैसे बांधना है, कॉलम में कितने सरिये जाने हैं, फिर आपका जो बीम है, बीम कैसा होगा, सब कुछ वो रेडी करता है। लेकिन जब ठेकेदार होता है, ठेकेदार जब आपका डिज़ाइन लेता है, देखता है, तो वो कहता क्या है कि मुझे तो 30 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा इसमें फुटिंग में गहराई दे दिया गया है, इतना कॉलम में ज़्यादा सरिया दे दिया गया है, आपको तो यहाँ पे कम से कम 2 मंजिल 3 मंजिल की मकान बनानी है, तो इतना सरिया की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका मटेरियल काफ़ी लग रहा है, सरिया काफ़ी लग रहा है, तो ये आपका नुकसान होगा। एक काम कीजिए, आप बीम में से सरिया कम कर दीजिए, कॉलम में से सरिया कम कर दीजिए, फुटिंग की गहराई जो है वो आप कम कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ये वो इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे उनका लेबर बच जाए, मटेरियल बच जाए। लेकिन दोस्तों आप कभी भी देखिए, आप तो घर तो 10-20 साल के लिए बनाते नहीं, आप घर कम से कम 50 साल 100 साल के हिसाब से बनाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करके बनाते हैं। तो आपको जो आर्किटेक्ट है, जो अपने स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से वो मिल के आपको प्लान करके दिया है, उसी के हिसाब से चलना है। इन ठेकेदार के बहकावे में नहीं आना है। ये जो आपको मूर्ख बनाते हैं, इनके बातों में आपको नहीं फंसना है। ये सिर्फ अपना पैसे की बचत करने के लिए आपको ऐसा बोलते हैं, तो आपको उसी के अपने प्लान के हिसाब से चलना है। और जितना आपको उसमें सरिया दिया हुआ है, जितना स्टील प्रोवाइड किया गया है, जिस जिस हिसाब से आपकी गहराई दी गई है फुटिंग की, उस हिसाब से आपको अपना काम करते जाना है। क्योंकि दोस्तों आपको अपने फ्यूचर के हिसाब से घर बनाना है। आप घर एक बार बनाते हैं और पूरा आप मेहनत का कमाई अपने घर में लगा देते हैं ताकि आपका घर मजबूत बने। तो दोस्तों ऐसे बहकावे में आपको नहीं फंसना है। दूसरा चीज़ ठेकेदार लोग ये करते हैं दोस्तों कि क्या करते हैं कि जो सरिया स्टील यानी जो लाते हैं, तो अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि आपको वो लोकल जो स्टील होता है मार्केट में, वो लोकल स्टील आपको ला कर दे देंगे। उससे वो क्या है कि आपका कॉलम और फुटिंग आपका खड़ा करवा देंगे, आपका बीम बंधवा देंगे, छत भी ढलवा देते हैं उसी सरिये से। तो सबसे पहले आपको अपने आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करना है, उनके कांटेक्ट में आपको रहना है और फिर उनसे पता करना है कि आपको कॉलम में कितने उसमें सरिये देने थे, कितने बीम में सरिया देने हैं और किस ग्रेड का देना है। जैसे एफी 500 ग्रेड का देना है, 550 ग्रेड का देना है, तो उसी ग्रेड का आपको सरिया मंगाए। ठेकेदार से बोले कि हमको उसी ग्रेड का चाहिए। जैसे अब ब्रांड कौन सा चाहिए भाई, कामधेनु का चाहिए, टाटा टिस्कॉन का चाहिए, जिंदल पैंथर का चाहिए, जिंदल का चाहिए, तो आप उसी ब्रांड का सरिया लेंगे। और वही देखिए मार्केट में बहुत तरीके का आपको स्क्रैप से बनी हुई सरिया भी मिल जाती है, लोकल सरिया भी मिल जाती है। तो वैसे सरिया से आपको बचना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। केवल आप सरिया अगर लोकल और ब्रांडेड सरिया की बात करें तो आपको 10 से 15 रुपया प्रति किलो का डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ भी आपको खास करके ध्यान रखना है कि
जो ओरिजिनल सरिया है उसी से अपने फुटिंग का, कॉलम का काम किया जाए, बीम का और छत अब का। तीसरा चीज़ दोस्तों करते क्या है ठेकेदार लोग यहाँ पे कि मान लीजिए कि आजकल ज़्यादा जो घर बनता है, पहले क्या होता है कि हम कॉलम और बीम और अपना छत वगैरह ढाल देते हैं, यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं। तो उस केस में ठेकेदार लोग पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर ये जो आप दीवार इसमें बाहर के साइड में 9-9 इंच का लगवा रहे हैं ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपका तो सारा लोड है, इंजीनियर बोलता है कि सब लोड है, अब कॉलम और बीम के थ्रू आपके फाउंडेशन पे फुटिंग पे जा रहा है, तो फिर इसमें दीवार का क्या काम है। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 4 इंच का दीवार करवा लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, इन बहकावों में नहीं आना है। कम से कम जो आउटर का दीवार है, बाहरी बाहरी जो दीवार है, वो आपको 9 इंच का रखना है। अंदर का आप जो दीवार है जैसे कि कमरों का, किचन का, बाथरूम का, वो आप 4 इंच का पार्टीशन वाल दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बाहर का दीवार है वो प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए, प्राइवेसी के हिसाब से देखा जाए, तो आपका बाहर का दीवार 9 इंच का रहेगा, तो वो जल्दी वहाँ पे क्या होगा कि बारिश के दिनों में सीपे जाने की समस्या नहीं होगी। ज़्यादा अगर गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगा, तो ज़्यादा जल्दी आपका रूम गर्म नहीं होगा। दूसरी बात कि चोर चक्के वहाँ पे आपको उस दीवार को जल्दी तोड़ नहीं पाते हैं। तो प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको बाहरी का दीवार 9 इंच का देना है। वो 4 इंच का इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका वहाँ मटेरियल की बचत होती है। दूसरा बात, उनका टाइम बचता है, लेबर बचता है, तो वहाँ पे क्या है कि उनका पैसे की बचत होती है। तो ऐसे आपके बहकावों में नहीं आना है। अब अगली बात की बात करें तो दोस्तों, तो कई जगह मैं तो देखा हूँ, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि नीचे से सब कुछ सही काम करके ले आया गया है, लेकिन जब छत यहाँ पे ढलाई करने की बारी आई है, तो यहाँ देखिए कि छत में कहीं पे भी लटक बीम यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो शटरिंग लगाई गई है, इसमें जो भी अब बीम दिया जाएगा वो फ्लैट बीम, यानी कि जो कंसील्ड बीम होता है, जो छत के साथ ही दे दिया जाता है। जैसे कि इस छत में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कंसील्ड बीम ही दे दिया गया है, लटक बीम आपको सिर्फ किनारे किनारे में, या इसमें तो बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि वहाँ पे लटक बीम देते हैं, जैसे कि आप इस बिल्डिंग में देख रहे हैं सब जगह लटक बीम है, तो उसमें आपका स्टील बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसमें आपका मटेरियल ज़्यादा लग जाता है, उसमें जो लेबर का खर्चा है वो ज़्यादा लग जाता है। तो वो तो अपना पैसा बचाने के लिए वो क्या किया कि छत को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसी में फ्लैट बीम दे दिया। उससे क्या है कि उसका कंक्रीट भी कम लगा, उसमें सरिया भी, स्टील भी कम लगा, उसमें जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम लगा, तो वो तो अपना पैसा वहाँ सेव कर लिया। लेकिन दोस्तों इस तरीके का जो छत है इसमें कमजोरी आ जाती है, क्योंकि जो टी बीम यानी जो लटक बीम होती है उसका अलग ही स्ट्रेंथ होता है, वो अलग ही घर को मजबूती देता है, वो अलग ही लोड को कैरी करता है, वो सीधे आपके कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है, कॉलम के थ्रू हमारे फुटिंग पे चला जाता है। तो घर में कभी भी आपको जो डेप्थ बीम यानी लटक बीम होती है वो आपको प्रोवाइड करनी है, और आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर होता है वो जैसे आपको प्लानिंग करके देता है उसी हिसाब से आपको लटक बीम कम से कम 12 इंच का यानी 1 फीट गहराई का या 15 इंच गहराई का लटक बीम प्रोवाइड करनी है। उसमें जो स्टील बताएगा कि 16 mm का स्टील देना है कि 20 mm का देना है, 4 पीस देना है कि वहाँ पे 6 पीस देना है, उसी हिसाब से आपको लटक बीम में स्टील प्रोवाइड करनी है। फिर आपको छत की वहाँ पे कास्टिंग करनी है, ढलाई करनी है। जैसा तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि सरिया वगैरह सब कुछ यहाँ छत में ढलाई से पहले क्या होता है कि बांध लिया जाता है, और बीम वगैरह सब कुछ यहाँ पे रेडी कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो इस छत में कहीं पे भी आपको कवर ब्लॉक नहीं दिखाई देगा। तो देखिए ठेकेदार इसमें भी चोरी करते हैं। वो क्या करते हैं कि कवर ब्लॉक, जैसे यहाँ आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये कवर ब्लॉक, ये कवर ब्लॉक बना हुआ है जो ग्रेड का M20 ग्रेड का जो मसाला आप बनाते हैं 1:3 रेशियो का, उसी ग्रेड का ये कवर ब्लॉक बनता है, 20 mm का कवर ब्लॉक। तो ये थोड़ा सा पैसे का मिलता है, लेकिन ठेकेदार इसमें भी पैसा बचाते हैं। वो क्या करते हैं कि ये कवर ब्लॉक मार्केट से नहीं खरीद के, वो जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं या जो साइड पे हमारे गिट्टी यानी एग्रीगेट रोड़ी जो रहती है वो हो गया, या फिर वो क्या करते हैं कि पत्थर वगैरह मार्बल के टुकड़े वगैरह वो वहाँ पे लगा देते हैं, तो ताकि सरिया थोड़ा सा उठ जाए, और फिर वो क्या करते हैं कि वो रोड़ी की ढलाई कर देते हैं, छत की ढलाई कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो वहाँ पे ईंट लगा देते हैं, तो बाद में ईंट वहाँ से गल जाती है, तो फिर वहाँ से क्या होता है कि छत में गैप बन जाता है, तो वहाँ से पानी घुसता है, तो फिर आपका जो सरिया है वो धीरे धीरे वहाँ से गलने लगता है, उसमें जंग लग जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो उस केस में होता क्या है कि धीरे धीरे पूरा सरिया में जंग लग जाता है, तो हमारा छत स्ट्रक्चर तो कमज़ोर हो ही गया, साथ में कुछ दिनों बाद जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि छत वहाँ से पपड़ी बन के निकलने लगता है, नीचे का मसाला, तो पूरा छत वहाँ से धीरे धीरे टूटने लगता है, उसमें क्रैक आने लगता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको कवर ब्लॉक उस छत में ज़रूर लगानी है। कवर ब्लॉक आपको अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो पीवीसी की जो कवर ब्लॉक आती है वो, या फिर जो मार्केट में ये कंक्रीट की कवर ब्लॉक है, ये आपको उसी ग्रेड का मंगाना है ठेकेदार से, और लगा के तभी उसकी ढलाई करनी है। दोस्तों ढलाई के टाइम में ठेकेदार लोग और क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि छत की जो मोटाई है वो कम कर देते हैं। जैसे कि कम से कम जो छत की मोटाई है आपको
कम से कम 5 इंच रखनी है थिकनेस उसकी। तो 5 इंच रखनी है। आप क्या करें, लेबल उठा के चेक कर लें कि 5 इंच है कि नहीं, फिर 5 इंच के हिसाब से आपको सभी जगह चला देनी है। 5 इंच की जो आप मोटाई रखते हैं तो घर की मजबूती मिलती है, और उस थिकनेस से क्या होता है कि छत में कहीं पे डैम्पनेस या सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। और तो इसमें क्या करते हैं ठेकेदार लोग कि वहाँ पे छत की मोटाई 4 इंच का कर देते हैं। तो 1 इंच में अगर आपका बड़ा छत है तो समझिए कि बहुत उनका मटेरियल वहाँ पे बच जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे छत जो है थोड़ा सा आपका कमज़ोर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो 3.5 इंच ही कर देंगे, तो वहाँ से भी आपका छत जो है बहुत पतली हो जाती है। तो सीपेज वगैरह डैम्पनेस का बाद में शिकायत रहती है, वहाँ से छत में क्रैक आने लगता है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है कि छत की मोटाई जो है प्रॉपर एक बराबर 5 इंच की रखी जाए। दोस्तों अब अगला जो गलती ये लोग करते हैं कि जब आप छत की ढलाई करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गिट्टी मंगाई जाती है प्रॉपर आपको M20 ग्रेड का जो गिट्टी है ब्लैक कलर की मंगानी है। और वो आपको चेक करना है कि वो जो गिट्टी है उसमें मिक्स तो नहीं है, लाल या सफ़ेद कलर की उसमें जो रोड़ी है उसमें तो मिक्स नहीं है ना। तो प्रॉपर आपको जो क्वालिटी है एग्रीगेट की यानी गिट्टी की वो चेक करनी है। जो सैंड है सैंड आपको चेक करनी है, बालू की बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें सिल्ट यानी डस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8% सिल्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ठेकेदार तो सबसे बड़ा खेल तब खेलता है जबकि आपको जीना बनाना होता है। जीना कई बार का देखिए 2-3 टाइप के बनते हैं। जीने में ये लोग क्या करते हैं कि सीधी सीधी जीने की ढलाई कर देते हैं, सीधा सीधा सरिया बांध देते हैं, एक हॉरिजेंटल और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बार सीधा गिरा देते हैं। उसमें कहीं क्रैंक वगैरह नहीं देते हैं या फिर डबल जाल नहीं बनाते हैं और सीढ़ी ढाल दिए, फिर ईंट का उस पर चुनाई करके स्टेप काट देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी जीना आपको ऐसे नहीं बनाना है, उसमें क्रैक आ सकता है, बाद में वो झूल सकता है। जीना जो आपको बनाना है डबल जाल में बनाना है, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है चेन स्टेयर टाइप का बनाना है। इसमें आपको दोनों साइड से बीम होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले, और तब जीने की ढलाई करके उसी में आपको स्टेप काटनी चाहिए। तो ये जीना काफ़ी मजबूत होती है। तो सिर्फ एक जीना बनाने में ठेकेदार आराम से यहाँ बहुत पैसे का बचत कर लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात दोस्तों होता क्या है कि आपको जब छत की हमें मालूम होता है कि ठेकेदार को हम 1200 रुपये या 1300 रुपये स्क्वायर फीट में हम दे रखे हैं, तो ठेकेदार क्या करता है कि इतना आप सब अपना पैसा बनाने के लिए वो क्या करता है कि बात किस पे होती है कि जो छत का एरिया जो बनेगा उसी पे आपका नपाई होगा कि आपको कितना बन रहा है टोटल एरिया, उसी हिसाब से आपका पेमेंट होगा। तो ठेकेदार क्या करते हैं कि छत के किनारे किनारे पे एक्स्ट्रा जो छज्जा होता है बालकनी होता है वो निकाल देते हैं सारे साइड में, 2-3 फीट 4-4 फीट 5-5 फीट कहीं कहीं पे देखिएगा। और वो फिर क्या करते हैं उसकी नपती करते हैं, नपाई करेंगे तो उनका एरिया ज़्यादा बन जाएगा तो आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे। तो दोस्तों ये बेकार की चीज़ें आपको नहीं निकलवानी है। जितनी आपको ज़रूरत है बालकनी की, जैसे 3 फीट की बालकनी मैक्सिमम सही होता है, तो आप 3 फीट का ही बालकनी निकलवाए, उससे ज़्यादा निकलवा के आपको कोई फ़ायदा नहीं। आजकल उतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे जाके बैठेगा या फिर वहाँ अपना सामान रखेगा। तो 3 फीट की बालकनी में आप आराम से एक साइड भी फ्रंट में निकलवा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप साइड में निकलवाएं या बैक साइड में निकलवाएं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अब दोस्तों जब हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, घर खड़ा हो जाता है, तो हमारा अगला काम होता है कि उसमें भराई का काम करना, यानी कि फाउंडेशन को भरना। तो उसमें हम करते क्या हैं कि बहुत जगह देखा जाता है कि लोग मिट्टी डायरेक्ट ले आते हैं, भर देते हैं, फिर अपना उस पर अपना फ्लोर वगैरह फर्श बना के फिर उसमें टाइल पत्थर लगा देते हैं, तो उनका काम हो जाता है। ठेकेदार लोग ऐसा करके रेडी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कभी भी जो फाउंडेशन की भराई करनी है आपको मिट्टी से नहीं करनी है या एक साथ नहीं करनी है, आपको वहाँ मोरम डालनी है। ठीक है, मोरम डालनी है। मोरम से क्या होगा कि आपका जो धीरे धीरे बैठक लेगी उसको धीरे धीरे आपको थोड़े थोड़े टाइम में 1-1 2-2 फीट डाल के फिर बैठा के फिर दोबारा से 2 लेयर 3 लेयर में आपको 3 बार में भरनी है, 2 बार में भरनी है। आपको एक साथ डाल के या फिर ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा सा कम्पैक्ट किए, उस पर अपना फ्लोर डाला फिर टाइल पत्थर डाल दिए। थोड़ा दोस्तों अगर वो थोड़ा सा भी बैठक ले लिया आपका, अगर 2 इंच 3 इंच भी, तो होता क्या है कि आपका जो पूरे दीवार में क्रैक आ सकता है, आपका फर्श बैठ सकता है, आपका महंगा से महंगा टाइल पत्थर बेकार हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो ये गलती से आपको बचना है, ठेकेदार के बहकावे में नहीं आना है। वो अपना टाइम बचाने के लिए, और मिट्टी सस्ती मिलती है मोरम से, इसलिए वो मिट्टी को भर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है बिल्कुल। दोस्तों लास्ट में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। सबसे पहली बात कि कभी भी जब आप अपना घर का काम का प्लानिंग कर लें तो आपको ठेकेदार को ये नहीं बताना है कि आपका बजट कितना है। अगर आप उसको बता देंगे कि मेरा इतना बजट है, तो वो क्या करेगा कि आपके बजट के हिसाब से वो सब कुछ प्लानिंग कर लेगा, वो काम स्टार्ट कर देगा। बीच में वो आपका ऐसा भी होता है कि वो आपका काम करता जाएगा और काम को बहुत इधर उधर फंसा देगा, फिर कहेगा कि इसमें और 5 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फंसे रहेंगे तो फिर आप उसको
देंगे कि चलो एक काम करो और लो और इसको ख़त्म करो काम को। एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये कि काम शुरू करने से पहले आपको उसके साथ प्रॉपर जो एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट बना लेना है। उसमें प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि कितना टाइम में आपका कौन सा काम हो जाएगा, कब कब पेमेंट आप देंगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, स्टील कैसा लगेगा, सीमेंट कौन सा कंपनी का लगेगा, बालू कैसी लगेगी, सब कुछ आपको प्रॉपर एग्रीमेंट में मेंशन करना है लिख के, और उसी हिसाब से उसका पेमेंट करना है। दोस्तों कभी भी जब आप पेमेंट करें ठेकेदार का, तो जितना काम हो गया है उससे थोड़ा सा कम ही पेमेंट करना है, रोक के चलना है। क्योंकि दोस्तों आप अगर उनके काम से ज़्यादा पैसा दे देते हैं तो फिर वो क्या करता है, बीच में आपका काम छोड़ के चला जाएगा, तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आप दूसरा ठेकेदार बुलाएंगे तो आपसे ज़्यादा वो रेट मांगेगा, क्योंकि अधूरा काम को कोई भी कम रेट में नहीं करता है। तो फिर आपका वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आ सकता है, आपका जो टाइम है टाइम ख़राब हो सकता है और आपका बजट भी बढ़ सकता है।